नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो नंबर 15 है। इससे पहले आपने वीडियो नंबर 14 प्रश्न उत्तर की सीरीज के रूप में देखा। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। असिस्टेंट अर्थात इग्नू का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है, अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोग सारे के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक उपलब्ध है, वहां जाके देख सकते हैं। या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप जो है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से, वहां पे भी जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो नंबर 14 में जो है कि केवल प्रश्न और उत्तर का जो सीरीज़ था उसमें 3-4 लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है, और उसी के आधार पर जो है कि हम इसी कमेंट को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो नंबर 15 भी अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, अर्थात लोक प्रशासन का वीडियो होगा। कमेंट भी एक दो कमेंट भी ऐसे आए थे जिसमें कहा गया था कि अगर प्रश्न रहता तो ज़्यादा सही रहता अगर स्क्रीन पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, समय बहुत ही कम है और इसी समय को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्रश्नों का जो सीरीज़ है उसको संकलित करते हुए आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसी क्रम में मैं हालांकि जहाँ पे डिटेल की ज़रूरत होगी मैं डिटेल भी बताता चलूँगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, हेनरी फेयोल ने जो है कि पीओ ट्रिपल सी हेनरी फेयोल का संबंध पीओ ट्रिपल सी से है। और हो सकता है कि इसको क्रम में लगाने के लिए आ जाए। प्रश्न नंबर 1 में जो है कि इसको क्रम में लगाना है तो सबसे पहले पी आएगा, फिर ओ, फिर ट्रिपल सी आएगा। अब पी ओ तो समझ गया है कि पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ट्रिपल सी का मतलब समझना होगा। तो दोस्तों, एक सी का जो यहाँ पे मतलब होता है कमांड से है, कमांड आएगा। एक जो दूसरा सी है उसका यहाँ पे आशय है कोऑर्डिनेशन से है। और जो तीसरा सी आएगा यहाँ पे कंट्रोल से है। तो दोस्तों, सबसे पहले पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कमांड, फिर सी फॉर कोऑर्डिनेशन और फिर सी फॉर कंट्रोल होगा। इस तरह जो है कि इसका क्रम रहेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो बर्नार्ड का जो संबंध है वो कार्यकारी के प्रकार से है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव से है। और जो हेनरी फ्योल का संबंध है जो हेनरी फ्योल का संबंध है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से है। और जो लूथर गुलिक का संबंध है वो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो बर्नार्ड का संबंध है कार्यकारी के प्रकार से है, और कार्यकारी के प्रकार को द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और फ्योल का संबंध है प्रबंधन के सिद्धांत से है, अर्थात प्रबंधन के सिद्धांत को जो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और जो गुलिक का संबंध है संगठन के आधार से है, बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से है। और जो टैरी का संबंध वो है डेलीगेशन से, अर्थात प्रत्यायोजन से। पोस्ट कार्ड के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि पोस्ट कार्ड क्या है। तो पोस्ट कार्ड का संबंध लूथर गुलिक से है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टॉपिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग और आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। तो इस तरह पोस्ट कार्ड में भी यहाँ पे पूरा होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर संबंध पूछा जाएगा कि जैसे नियंत्रण की अवधि का संबंध जो है पर्यवेक्षण से होता है, पदक्रम का संबंध उचित माध्यम के द्वारा होता है, प्रत्यायोजन का संबंध जो होता है प्राधिकार का प्रवाह किस ओर होता है उससे है, और नियंत्रण की एकता का जो संबंध है ओनली वन बॉस, एकमात्र बॉस से संबंधित है। तो भारतीय लोक प्रशासन कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ये भी एक प्रश्न है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर होगा, जो हमने अगला प्रश्न लिया है कि भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी कहाँ स्थित है, अर्थात LBSNAA कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। एक प्रश्न और भी है कि प्रशिक्षण जो होता है, जो ट्रेनिंग होता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो जो प्रशिक्षण होता है उसमें तैयारी होता है, अभिविन्यास और ज्ञान का विस्तार होता है।
तो प्रशिक्षण की जो विशेषता होती है तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रण की एकता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों नियंत्रण की एकता का अर्थ क्या होता है, इसमें उच्च से नीच मतलब अधिकारियों द्वारा जो निम्नतर कर्मचारी होते हैं उससे ये संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि लूट पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों लूट पद्धति का दूसरा नाम जो है कि संरक्षक नौकरशाही है। लूट पद्धति जो है कि अमेरिका में काफ़ी प्रचलित थी और इसी का नाम है संरक्षक नौकरशाही। अब हम बात करते हैं, लूथर गुलिक ने एक और शब्द का यूज़ किया था जिससे P4 कहते हैं। P4 कहते हैं, इसमें 4 प्रकार के P हैं और चारों प्रकार के P जो संक्षिप्त है। तो P4 यहाँ पे एक P का मतलब होता है पर्पज से है, और दूसरे P का मतलब होता है प्रोसेस से है, तीसरे P का मतलब होता है पर्सन से, और चौथे P का मतलब होता है प्लेस से। तो इस तरह देखते हैं हम, विभागीय संगठन के 4 आधारों में P4 का विचार लूथर गुलिक ने दिया था, जहाँ P4 का मतलब होता है पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, अर्थात उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। तो इस तरह हमने P4 को भी समझ लिया है। अब P4 से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों मूनी MOONY मूनी है। मूनी ने सार्वभौमिक संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत दिया था। तो उस कौन सा जो मूनी से संबंध रखता है। तो दोस्तों इसने पद सोपान अर्थात हेरारकी। मूनी के अनुसार संगठन का जो सार्वभौमिक सिद्धांत होता है वो पद सोपान होता है अर्थात हेरारकी होता है। ये जो प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश PGT 2016 में आया था, जिसका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2019 को हुआ था। तो लूथर गुलिक जो है कि पोस्ट कार्ब से भी संबंध रख लूथर गुलिक जो P4 से संबंध रखते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि लोक प्रशासन का जनक जो है कि वुड्रो विल्सन को माना जाता है। अब आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो जो आंतरिक रूप से जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसे पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है, अर्थात प्रमोशन भी कहा जाता है। जो आंतरिक रूप से होती है उसके प्रमोशन कहा जाता है। जो खुली भर्ती होती है वो कंपटीशन, ओपन कंपटीशन के माध्यम से होती है। और जो आंतरिक भर्ती का एक महत्वपूर्ण जो है चरण जो होता है वो पदोन्नति ही होता है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में है कि सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो ये मनोबल द्वारा। सिविल सेवकों को उनके कार्य और संगठन के प्रति जो है कि उनका मनोबल बढ़ा के जो है कि प्रशासन में दक्षता के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर राजस्व और व्यय अर्थात जो इनकम हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर है, जो दोनों अगर ठीक ठाक है, संतुलित है, तो उसको जाहिर सी बात है बैलेंस्ड बजट कहते हैं। BB कहते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं, अर्थात संतुलित बजट कहते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मैं 1 रुपया कमा सकता हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं 1 रुपया खर्च कर सकता हूँ, जो कि मैंने प्लानिंग कर रखी है, तो ये मेरा संतुलन है, तो इसी को हम संतुलित बजट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता की निर्धारण करने के न्यायालय की शक्ति को जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जाता है कि प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता की निर्धारण करने की न्यायालयों की जो शक्ति है उसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अब एक प्रश्न जो आया है कि वाटसन ने जो है कि 7S शब्द का यूज़ किया है। इसको आप याद रखिएगा कि वाटसन ने 7S शब्द का यूज़ किया था, जिसमें 7S में जो 7S हैं उसका जो फुल फॉर्म है संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी, मूल्यों का प्रसार।
तो दोस्तों इस प्रकार ये 7S है। अगला प्रश्न है कि जो नौकरशाही है उस नौकरशाही में जो ब्यूरो है, ब्यूरो का आशय क्या है? तो ब्यूरो का जो आशय है मेज जो है मेज होता है या लिखने का मेज होता है। ये ब्यूरो का जो है आशय है। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। तो बताना कि ऐसी कौन सी प्रणाली है जो कि कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनको प्रोत्साहन देता है। तो दोस्तों जब कर्मचारियों का प्रमोशन ही एक ऐसी प्रणाली है जो कि कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उन्हें हमेशा प्रोत्साहन के रूप में सपोर्ट करती रहती है कि वो काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और बढ़िया से बढ़िया ढंग से काम को कर सकें। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी ऐसी पद्धति है जो नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर कर देता है? तो दोस्तों प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग द्वारा जो है जब कोई नई भर्ती होती है तो ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के द्वारा ही नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोषों और कमियों को दूर करना इसका लक्ष्य होता है। तो जो पदोन्नति होता है, जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन का सबसे पुराना सिद्धांत क्या माना जाता है? तो प्रमोशन में जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो वरिष्ठता का सिद्धांत है, अर्थात जो सीनियर रहेगा उसका प्रमोशन सबसे पहले होगा, जो जूनियर होगा उसका प्रमोशन बाद में होगा। इसी को फॉलो किया जाता है। जो अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं कि जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो है कि जो बुनियादी तल होता है, बुनियादी धरातल होता है तो कौन सा होता है? तो प्रशासन का जो बुनियादी और आवश्यक एलिमेंट होता है वो संगठन होता है अर्थात ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना संगठन के प्रशासन की नींव रखना मुमकिन नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर से अभी एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो शेयर भी करते चलें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि चलिए इस प्रश्न में बात कर लेते हैं कि लोक प्रशासन के क्रम विकास का स्तर क्या है और उसका अवधि क्या है। तो दोस्तों जो 1948 से 1970 का पहला चरण रहा है वो अस्मिता का संकट रहा है। उसको आप जरूर से याद रखें कि ये पहला चरण है और ये पहला चरण 1948 से 1970 के मध्य तक था और इसका नाम क्या था? अस्मिता का संकट। जो दोस्तों दूसरा चरण था 1938 से चलिए दोस्तों मैं फिर से शुरू करता हूँ इसको। तो हम बात कर लेते हैं कि जो पहला चरण था उसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया था। जो पहला चरण था अर्थात जो 1887 से 1926 के मध्य था वो पहला चरण था और 1927 से 1937 के मध्य ये दूसरा चरण था और 1938 से 1947 के मध्य ये तीसरा चरण था। फिर 1948 से 1970 के मध्य ये चौथा चरण था। तो जो पहला चरण था 1887 से 1926 के मध्य, इसमें इसको जो है राजनीति प्रशासन द्विभाजन के नाम से जाना जाता है और जो दूसरा चरण है उसमें प्रशासन के सिद्धांत को नाम से जाना जाता है। तो तीसरा है उसमें वो चुनौती का युग था और जो चौथा था अस्मिता का संकट का युग था। तो इस तरह इसको जाना जाता है। प्रश्न में अर्थात ये यूजीसी नेट में पूछा है कि मतलब कि कौन सा चरण किस वर्ष आया था, तो ये यूजीसी नेट में पूछ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न होगा कि नौकरशाही है, जो नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल किसे कहा जाता है? तो नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल जो है कि मैक्स वेबर को कहा जाता है।
दोस्तों नौकरशाही से संबंधित प्रश्न इसलिए इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि जो लोक प्रशासन है और जो जो जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नौकरशाही से ये संबंध रखता है, इसलिए हमें नौकरशाही का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद किसने नहीं किया था। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसने भेद किया था, तो हर्बर्ट साइमन ने, पॉल एप्पलबी ने और जॉन गॉस ने जो है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद किया था। जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष भर्ती अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की विशेषता क्या होती है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो विशेषता होती है यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है और यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। तो पोस्ट गार्ब शब्द को जो है कि लूथर गुलिक ने गढ़ा था, ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका जिक्र कर रहा हूँ। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में उत्तराखंड के नैनीताल में की गई थी। अर्थात जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी है वो मसूरी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है नियंत्रण के क्षेत्र को कौन प्रभावित करता है, तो नियंत्रण के क्षेत्र को जो प्रभावित करने वाले कारक है लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता और सूचना क्रांति और संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित किया है। जो हमारा अगला प्रश्न है कि आदेश की एकता का संबंध जो है कि हेनरी फेयोल से है, नियंत्रण का विस्तार का संबंध उर्विक से है, पद सोपान का संबंध जो है कि मूने से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीकरण के गुणों के बारे में कौन सा बताना है। केंद्रीकरण का जो गुण होता है कौन कौन सा गुण होता है, तो जो केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है और केंद्रीकरण इसमें कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, साथ ही साथ यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक भी होता है। अब बोला कि विकेंद्रीकरण, वहाँ पहले में केंद्रीकरण के बारे में बताया गया था, दूसरा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न होगा पद सोपान से है कि पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में क्या क्या आता है, तो पद सोपान की जो मौलिक विशेषताओं में आता है आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, उचित माध्यम का सिद्धांत। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का जो प्रतिपादक था वो था टेलर। जो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे टेलर अर्थात F.W. टेलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा होगा प्रत्यायोजन से संबंधित होगा कि प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में क्या आता है, तो प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में सत्ता प्रदान करना होता है और इसमें उत्तरदायित्व बोध भी होता है तथा साथ ही साथ कर्तव्य सौंपना भी होता है, लेकिन कर्तव्य जो सौंपा जाता है पूर्ण रूप से नहीं सौंपा जाता है। अब जो स्टाफ अभिकरण है अर्थात जो स्टाफ है उसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो अब जो स्टाफ होते हैं उसके कार्य जो होते हैं वो नियोजन करना होता है और जो स्टाफ के कार्य होते हैं उसमें समन्वय आता है, उसमें नियोजन आता है और उसमें पर्यवेक्षक आता है। स्टाफ के कार्य में
समन्वय आता है, नियोजन आता है, साथ ही साथ पर्यवेक्षण आता है। जो गृहपालिका कार्य होता है वो स्टाफ अभिकरण के नहीं आता है, वो सहायक अभिकरण में आता है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि थोड़े समय हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पद सोपान को किसने जो है कि स्केलर प्रक्रिया कहा है, स्केलर प्रोसेस कहा है। तो पद सोपान को स्केलर प्रोसेस कहने वाले मूने एम रैली हैं, और पद सोपान को स्केलर चेन कहने वाले जो हैं वो है हेनरी फयोल। और पद सोपान को जो है स्केलर प्रोसेस एसपी कहने वाले हैं, स्केलर प्रोसेस कहने वाले हैं मूनी एंड रैली, हाँ सही उत्तर है कि पद सोपान को जो है कि स्केलर प्रोसेस कहने वाले मूने एवं रैली हैं, और पद सोपान को स्केलर चेन कहने वाले हेनरी फ्योल हैं। तो लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। तो लोक प्रशासन का जो आधारभूत सिद्धांत होता है, सामाजिक आवश्यकता होता है, आर्थिक उत्तरदायित्व होता है, साथ ही साथ लोक उत्तरदायित्व भी होता है। अगला प्रश्न है कि सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। अर्थात लाइन, जो सूत्र को लाइन बोला जाता है, और लाइन और स्टाफ का जो सबसे पहले प्रादुर्भाव कहाँ आया था, तो वो आया था सैन्य प्रशासन में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है जो विकेंद्रीकरण है, जो हमारा अगला प्रश्न है वो औपचारिक सत्ता का संबंध जो है कि हेनरी फ्योल से है। आदेश की एकता का सिद्धांत का जो पूरक होता है सोपानिक बंद होता है। आदेश की एकता की अवधारणा सोपानिक बंद अर्थात स्केलर चेन के साथ जुड़ी हुई है। तो संगठन का आधार क्या होता है। तो संगठन का आधार जो है कि पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कुछ प्रश्नों को और लेते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको जो है कि बोरिंग लगेगा। तो कुछ और प्रश्नों को ले लेते हैं जल्दी। तो लूट प्रणाली जो है कि अमेरिका में अधिक प्रचलित रही थी, और 1883 के पेंडलेटन अधिनियम के बाद अमेरिका में योग्यता आधारित प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। तो नौकरशाही किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता होती है। तो नौकरशाही जो है कि एकात्मक, संसदात्मक और संघात्मक सभी सरकारों की विशेषता होती है। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लूट प्रणाली अमेरिका में अधिक प्रचलित है। लूट प्रणाली से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो स्टाफ है, स्टाफ का संबंध किससे होता है। तो स्टाफ का जो संबंध होता है वो समन्वय से होता है, नियोजन से होता है, पर्यवेक्षण से भी होता है। अगला प्रश्न है कि हनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था। तो हनी प्रतिवेदन जो है 1967 में प्रस्तुत किया गया था। संगठन का आधार क्या होता है, क्या नहीं होता है, P4 के माध्यम से हम समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए एनके स्टडी के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।